उसका नाम पास्कल बूबा था। पोलैंड का रहने वाला था और मास्कमैन का वफादार। मास्कमैन के एक सीक्रेट एजेंट ने सुपरमास्टर के खुफिया शोबे से इस फहरिस्त की नकल हासिल कर ली थी, जिसमें ऐसे बासलाहियत अफराद के नाम थे जो यके बाद दीगरे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारे जाने वाले थे। इस फहरिस्त में उनके नाम और पते के साथ उनकी तस्वीर भी थी। वो तादाद में 12 थे। मास्कमैन ने ऐसे 12 आदमी तैयार कराए। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उन सबको सुपरमास्टर के 12 आदमियों के हमशक्ल बनाया। पास्कल बूबा को सरफहरिस्त रहने वाला जॉन नोवेल बनाया गया था। उसने जॉन नोवेल के मिजाज को और रफ्तार गुफ्तार को अच्छी तरह ज़हन-नशीन किया था। जब ये यकीन हो गया कि उसमें और जॉन नोवेल में कोई फ़र्क नहीं रहा है, तो एक रात उसे बेहोश करने के बाद अगवा कर लिया गया। उसकी जगह पास्कल बूबा आ गया। जॉन नोवेल के वालिदैन मर चुके थे, भाई बहन नहीं थे, वो तन्हा रहता था। सिर्फ एक हसीना शैली एंड्रस ऐसी थी जो उसके करीब आती थी। दोनों में रोमांस चल रहा था। जॉन नोवेल ने शैली को नहीं बताया कि वो ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाला है। ये एक सरकारी राज था, इसलिए उसने इतना ही कहा था कि उसे एक बड़ा सरकारी ओहदा मिलने वाला है, इसके बाद वो उससे शादी कर लेगा। पास्कल ने शैली के मुतालिक भी अच्छी खासी मालूमात हासिल की थी, लेकिन वो बातें मालूम नहीं कर सकता था जो एक दूसरे को चाहने वाले तन्हाई में करते हैं। वैसे इस सिलसिले में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। उसने जिस रोज़ जॉन नोवेल की जगह संभाली, इसके दूसरे रोज़ उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाने वाला था, ताकि ट्रांसफार्मर मशीन तक जाने से पहले उसका अच्छी तरह मेडिकल चेकअप होता रहे। लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए दूसरे दिन जाना था। उससे पहले शाम को शैली ने फ़ोन पर कहा, हेलो जॉन, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ, क्या मुझे भूल गए हो? उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बस एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो गया हूँ। क्या बात है, आज तुम मुझे मेरी ज़िंदगी कह रहे हो, जबकि हमेशा स्वीट हार्ट कहते आए हो? वो ज़रा गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, ये तुम्हारे दीवाने की ज़ुबान है, कुछ भी कह सकती है। मैं तुम्हें सिर्फ स्वीट हार्ट नहीं, अपने दिल की धड़कन भी कहूँगा। क्या तुम एतराज़ करोगी? वो हंसते हुए बोली, ओ जान, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमने पहले कभी इस कदर रोमानी अंदाज में गुफ्तगू नहीं की, मगर बाय गॉड ये अंदाज बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो, आज रात का खाना कहाँ खाओगे? ऐसी जगह जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो। वह फिर हंसते हुए बोली, आज तो मुझे बहुत हंसा रहे हो। ऐसी जगह तो शादी के बाद ही नसीब हो सकती है। क्या शादी से पहले नहीं? वो ज़रा सोच में पड़ गई, फिर बोली, मेरी एक सहेली अपने कॉटेज में तन्हा रहती है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं तुम्हारी सहेली के कॉटेज में कैसे पहुँचूंगा? मैं ठीक 7 बजे तुम्हें लेने आऊँगी। जॉन नोवेल की रिहाइशगाह में भी तन्हाई थी, लेकिन वो अपने सियासी कैरियर को स्कैंडल से बचाने के लिए शैली को वहां नहीं बुलाता था। शैली इस बात को समझती थी, इसलिए उसने सिंगिंग फाउंटेन के पास 7 बजे की मुलाकात की और पास्कल को अपना महबूब समझकर गले लग गई। उसे फौरन यह एहसास हुआ जैसे वो भूल से किसी अजनबी के गले लग गई है। उसने सोचा, मैं ये सूरत देखकर और जॉन को पहचान कर करीब आई हूँ, फिर यह अजनबी कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से अलग होकर टटोलती हुई नजरों से देखा। पास्कल ने पूछा, क्या बात है? मोहब्बत में आगे बढ़कर पीछे हट रही हो? वो परेशान होकर बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम जॉन नोवेल नहीं हो। मैं भटक कर किसी गैर के पास आ गई हूँ। वो भी परेशान हो गया, मगर परेशानी को छुपाने की कोशिश करने लगा। वो इस हकीकत को भूल गया था कि औरत की अपने मर्द के मुकाबले में बड़ी चौकन्नी होती है। वो ढीठ बनकर बोला, अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, होंठों से छू लो, नाक से सूंघ लो, फिर भी गैर समझोगी तो मैं घर जाकर आईना देखूंगा। वो बोली, महबूब की आंखें आईना होती हैं, तो मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी। ये स्याह चश्मा हटाओ। वो ज़रा गड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला, यह चश्मा क्या चीज़ है? सारे पर्दे उठा दूंगा, पहले यहाँ से चलो। ख्वामखा कल के अखबारों में फर्स्ट पेज पर हमारी तस्वीरें शाया हो जाएंगी। मैं ऊंचे मुकाम पर पहुंचने से पहले कोई स्कैंडल नहीं चाहता। वो बात बनाकर उसके साथ कार में आकर बैठ गया। दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। शैली खतरनाक साबित हो सकती थी। वो कार ड्राइव करते हुए बोला, मैं तुम्हारी सहेली के घर नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? वो बेचारी इंतज़ार करेगी। इंतज़ार करने दो, हम ज़रा लेट जाएंगे, अभी लंबी ड्राइविंग का इरादा है। उसने एक जगह गाड़ी रोकते फिर बोला, तुम बैठो, मैं ज़रा एक ज़रूरी फ़ोन करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, अपनी सहेली को फ़ोन पर कह दूंगी कि हम ज़रा देर से आएंगे। क्या गज़ब करती हो, यहाँ लोग तुम्हें मेरे साथ देखेंगे। क्या तुम चाहती हो सियासत में कामयाबी से पहले ही मैं फ्लर्ट किस्म का आदमी मशहूर हो जाऊँ? सॉरी, मैं तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ अपनी मोहब्बत याद रखती हूँ, बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूँगी। अपनी सहेली का नंबर बताओ, मैं उसे लेट आने की वजह बता दूंगा। वो फ़ोन नंबर पूछकर एक बूथ में आया। वहाँ पहले मास्कमैन के खास एजेंट से रब्ता कायम करके बोला, मैं शैली को ला रहा हूँ, कॉटेज खाली रखो, तुम कहीं छुप कर रह सकते हो। फिर उसने शैली की सहेली से रब्ता कायम करके पूछा, क्या तुम रीटा हो? हाँ, तुम कौन हो? मैं जॉन नोवेल बोल रहा हूँ। क्या शैली वहाँ है? जी नहीं, वो तो आपके साथ आने वाली थी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है, अब तक वो नहीं आई। अगर वो आए या उसका फ़ोन आए तो कह देना कि मैं अब अपनी रिहाइशगाह में मिलूंगा। वो रिसीवर रखकर वापस कार में आया। फिर उसे स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारी सहेली ने कहा है कोई बात नहीं, हम जितनी भी देर से आए वो इंतज़ार करेगी। उसने रफ्तार बढ़ा दी। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद एक कॉटेज के सामने कार रोक दी। शैली ने पूछा, ये किसका कॉटेज है? हमारा ही है, बेधड़क चली आओ। वो कार से उतरकर अंदर आई। शैली ने कहा, यहाँ अंधेरा है।
उसने स्विच ऑन करके दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर कहा, यहाँ तन्हाई है और तेज़ रोशनी है, तुम जिस अंदाज में चाहो मुझे जी भर के पहचान सकती हो। उसने आंखों से स्याह चश्मे को हटा दिया। वो मुस्कुराते हुए करीब आई, गर्दन में बाहें डालकर उसकी आंखों में झांकने लगी। फिर उसकी मुस्कुराहट मांद पड़ने लगी। वो बड़े प्यार से पेश आने लगा। वो किसमिस आते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे कुछ हो रहा है। मोहब्बत में कुछ ना कुछ होता है, परेशान क्यों होती हो? वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं जॉन, मुझे कुछ समझने दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरे पास नहीं हो? तुम्हारी आंखें कुछ हैं तो वैसी ही, फिर भी वैसी नहीं लग रही हैं। तुम बदल गए हो और तुम्हारी तब्दीली मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे समझने के दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि मेरे बाजू में आकर खुद को गुम कर दो, दूसरा रास्ता बाद में बताऊंगा। उसने अपनी तरफ खींचकर उसे जकड़ लिया। वो परेशान हो रही थी। उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, तुम जॉन नोवेल नहीं हो। मेरा जॉन ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं जब तक तुम्हारे जॉन होने का यकीन नहीं करूंगी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो मुझे। उसने छोड़ दिया मगर गर्दन दबोच ली। फिर कहा, बहरूपिया सारी दुनिया से छुप सकता है मगर औरत और कुत्ते से नहीं छुप सकता। मैं अपनी असलियत ना बताऊं तभी तुम यहाँ से जाकर अपनी सहेलियों से कहोगी कि मैं जॉन नोवेल से मुख्तलिफ लगता हूँ। तुम पुलिस वालों के सामने भी यही बयान दे सकती हो, लिहाजा तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो गर्दन नहीं छुड़ा सकती थी। उसके दीदे फैल रहे थे। वो कह रहा था, तुम गजब की हसीना हो, तुम्हारी जवानी देखकर दिल ललचाता है, मगर मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहूँगा। उसकी जिद्दोजहद कमज़ोर पड़ गई। वो आंखों से रहम की भीख मांग रही थी। आखिरी दम बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो कह रहा था, अगर आज खाने से आदमी बीमार पड़ता हो तो उसे फाका करके कल अच्छा खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए। कल मैं टेलीपैथी का इल्म हासिल करके दुनिया की तमाम हसीनाओं को फतह करता रहूंगा। आज एक हसीना ना सही। उसके दीदे फैल गए, जिस्म ढीला पड़ गया। उसने जिस्म को छोड़ा तो वो कटी हुई शाख की तरह ज़मीन पर आ गई। उसने बाहर निकलकर मास्कमैन के खास मातियत को बुलाया, फिर कहा, अंदर लाश पड़ी है, उसे चार दीवारी से बाहर ना निकालना। हजार एहतियात के बावजूद कोई मुसीबत आ सकती है। कॉटेज के अंदर ही गड्ढा खोदकर उसे छुपा दो और ये काम तनहा करो, किसी को राजदार ना बनाओ। वो हुक्म देकर चलाया। दूसरे दिन 4 फौजी अफसर उसकी रिहाइशगाह पर आए, फिर उसे अपने साथ ले गए। उसने 3 घंटे तक हेलीकॉप्टर में सफ़र किया। इसके बाद फिर एक बंद गाड़ी में सफ़र जारी रहा। वो गाड़ी एक गैराज के अंदर आ गई। फिर वो जहाँ आकर रुकी वहाँ की ज़मीन अंदर धंसने लगी। वो गाड़ी समेत तहखाने में पहुँचाया गया। इस तहखाने में उसे 1 दिन और 1 रात रखा गया। उसके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने होते रहे। दूसरी सुबह उसे ट्रांसफार्मर मशीन के साए में पहुँचा दिया गया। इसमें शुबा नहीं कि पास्कल ने इस मशीन तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की थी और बड़े खतरात मोल लिए। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल हो गईं। इस तहखाने में उसकी सलाहियतों को आजमाया गया। फिर उसे रिहाइशगाह में वापस पहुंचाकर 24 घंटे आराम की हदायत की गई। इसी 24 घंटे में उसने जॉन नोवेल के मेकअप से निजात हासिल कर ली। उसके मातियतों ने असली जॉन नोवेल को उसकी जगह पहुंचा दिया। उस बेचारे को अब तक कोमा में रखा गया था। जब वो कोमा से निकला तो पास्कल ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया ताकि वो भेद न खोल दे। उसने मास्कमैन के मुल्क पहुंचने तक उसे टेलीपैथी की गिरफ्त में रखा। 24 घंटे बाद सुपर मास्टर के नायब ने फ़ोन पर कहा, मिस्टर नोवेल प्लीज़ हॉटलाइन पर गुफ्तगू करें। पास्कल ने जॉन नोवेल के हाथ से रिसीवर रखवा दिया। खुद नायब सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचकर बोला, मास्टर से कहो मैं आ गया हूं। सुपर मास्टर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, जैसा कि हमें मालूम है फरहाद आजकल इस्तांबुल में है। अगले 50 घंटों तक हमारी एक और टेलीपैथी जाने वाली उसे ट्रैप करने की कोशिश करती रहेगी। अगर वो नाकाम होगी तो तुम्हें 50 घंटों का वक्त दिया जाएगा। तुम अभी से प्लानिंग कर सकते हो। उसने पूछा, ये दूसरी ख्याल ख्वानी करने वाली कौन है? सॉरी, हम चाहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से अनजान रहो ताकि फरहाद किसी बुरे वक्त में एक के जरिए दूसरे तक ना पहुंचे। क्या ये बता सकते हैं कि फरहाद इस्तांबुल में कहाँ है? वो जहाँ था अब वहाँ नहीं है। हमारी टेलीपैथी जानने वाली ने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली थी मगर उस कमबख्त के सितारे अच्छे हैं। वहाँ से बचकर कहीं रुपोश हो गया है। अभी तक उसकी तलाश जारी है। वो सुपर मास्टर से बातें करने के बाद जॉन नोवेल के पास आया तो वो रिसीवर कान से लगाए शैली की सहेली से पूछ रहा था, ये क्या कह रही हो? 2 दिन पहले शैली से मेरी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी। मैंने उसके साथ तुम्हारे यहाँ रात गुजारने की बात नहीं की थी। शैली की सहेली रीटा ने कहा, मैं कैसे यकीन करूँ? खुद आपने फ़ोन पर शैली के मुतालिक पूछा। क्या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है? प्लीज़ आप होश की बात करें। शैली उसी शाम से लापता है। उसके वालिदैन और पुलिस वाले उसे तलाश कर रहे हैं। अभी मुझसे पूछा जा रहा था। मैंने बता दिया कि आपसे उसकी मुलाकात होने वाली थी लेकिन वो आपसे भी ना मिल सकी। मेरा ख्याल है पुलिस और इंटेलिजेंस वाले आपके पास भी आएंगे। वह रिसीवर रखकर परेशानी से सोच रहा था कि पिछले 3 दिन से कहाँ था। ये 3 दिन कैसे गुजरे कुछ याद नहीं आ रहा था। भला कैसे याद आता? वो कोमा में पड़ा हुआ था। कोमा से निकला तो पास्कल ने उसके दिमाग को अपनी गिरफ्त में रखकर उसकी रिहाइशगाह में वापस पहुंचाया। तब से वो यही गुत्थी सुलझा रहा था। 2 बार टेलीफोन का इतलाई नंबर डायल करके वक्त, दिन और तारीख की तस्दीक कर चुका था। पहले वो समझ रहा था आज 27 जुलाई है क्योंकि इसी दिन अचानक बेहोश हुआ था। दरअसल मास्कमैन के आदमियों ने उसकी नादानिस्तगी में उसे बेहोश किया था। फिर वो कोमा में रहा था। होश में आने के बाद यही समझ रहा था कि आज 27 जुलाई है
और फ़ोन पर उसे बताया जा रहा था कि 30 जुलाई का दिन है। इस हिसाब से ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने का दिन भी गुजर चुका था और यही ज़्यादा परेशानी की बात थी। उसने अपने दफ्तर में फ़ोन करके पूछा, पता चला वाकई 3 दिन गुजर चुके हैं और वो बाकायदा ऑफिस अटेंड करता रहा है। इन उलझनों के पेश नज़र उसने सुपर मास्टर से रब्ता कायम करना चाहा, लेकिन पास्कल ने इसका मौका नहीं दिया। वहाँ से मास्कमैन के मुल्क पहुँचने के बाद उसने उसे आज़ाद छोड़ दिया। दिमागी तौर से आज़ाद होने के बाद जॉन नोवेल के लिए परेशानियाँ और बढ़ गईं। कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। उधर मास्कमैन ने कहा, पास्कल तुमने जॉन नोवेल को आज़ाद छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो सुपर मास्टर को 3 दिन का हिसाब नहीं दे सकेगा। इस तरह मालूम हो जाएगा कि उसकी जगह कोई दूसरा टेलीपैथी का इल्म हासिल कर चुका है। अगर उसे मार डाला जाए तो इल्ज़ाम फरहाद पर आएगा कि उसने पहले की तरह उनके एक और टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला है। यह किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मास्कमैन के पास भी एक टेलीपैथी जानने वाला आ गया है। इसके मुताबिक पास्कल ने जॉन नोवेल को चुपचाप खत्म कर दिया। ये मालूम हो चुका था कि मैं इस्तांबुल में कहीं छुपा हुआ हूँ। मास्कमैन ने कहा, वहाँ मेरी तंजीम का एक बॉस है जिसका नाम गास्कर है। मैं उसकी आवाज़ सुना रहा हूँ। उसके दिमाग में पहुँचकर उसे अपने आलाकार बनाओ और उसके ज़रिए फरहाद को तलाश करो। उसने गास्कर की आवाज़ कैसेट रिकॉर्डर के ज़रिए सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुँच गया। मास्कमैन की हदायत के मुताबिक तरीकाकार यही था कि पास्कल एक पुरस्कार शख्स बनकर गास्कर वगैरह को अपना आलाकार बनाएगा। गास्कर के दिमाग में पहुंचकर पता चला वो पहले एक ख्याल खोनी करने वाली का आलाकार बन चुका है और अब माइटी पाशा के यहाँ मुझे तलाश करने गया है। पास्कल ने मास्कमैन से कहा, तुम्हें अपनी तंजीम के बॉस पर अंधा एतमाद करना होता है क्योंकि तुम किसी की अंदरूनी नीयत को पढ़ नहीं सकते। तुम्हारा वो गास्कर तुम्हें धोखा दे रहा है और सुपर मास्टर के लिए काम कर रहा है। उसने गास्कर और नई ख्याल खोनी करने वाली के गठ जोड़ के बारे में बताया तो मास्कमैन ने नफरत और गुस्से से कहा, उस गद्दार पर कोई इल्ज़ाम ना लगाओ, चुपचाप उसे सजा देते रहो, उसे जहनी अजाब में मुब्तला रखो। पास्कल ने कहा, गास्कर की बेटी जवान भी है और हसीन भी, क्या मैं उसे अगवा करने जाऊं? तुम शैतानी नीयत रखते हो, यह हवस तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हमारी हुकूमत ने इसलिए तुम पर हमारे ही मुल्क में रहने की पाबंदी आयद की है। यहाँ हुस्न शबाब की कमी नहीं है, तुम्हारी हर ज़रूरत यहाँ पूरी हो सकती है। लिहाजा इस्तांबुल में ऐसे एहलकार बनाओ जो लड़की के अगवा होने के बाद उसे छुपा कर रख सकती हो। याद रखो, तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम इस मुल्क से बाहर ना जाओ और अपना ताल्लुक हमारी हुकूमत से ज़ाहिर ना होने दो। उसने फौरी तौर पर इस्तांबुल के 2 नौजवानों को अपना एहलकार बनाया, फिर उनसे पूछा, तुम में से कौन गास्कर की बेटी को हासिल करना चाहता है? एक ने कहा, मैं उस मगरूर लड़की को जबरन हासिल करना चाहता हूँ। उसका बाप यहाँ का बेताज बादशाह है, वो मुझे आवारा समझकर मेरे नाम पर थूकती है, जबकि उसका बाप शहर का बदतरीन गुंडा है। अगर वो मिल जाए तो कुछ अरसे तक उसे कहाँ छुपा कर रखोगे? शहर से बाहर एक खंडर है, वहाँ की खस्ता शिकस्ता 4 दीवारी में उसे बांध कर रखूंगा। जब वो सर से पांव तक मेरी हो जाएगी तो बाप पर भरोसा करना भूल जाएगी, फिर शायद मेरे साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाए। तुम अपनी गाड़ी में गास्कर की कोठी के करीब रहो। जब वो बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकले तो उसका ताक़ुब करना। मैं मुनासिब वक्त पर तुमसे रब्ता कायम करूंगा। पास्कल ने गास्कर के जरिए उसकी बेटी टीना की आवाज़ सुनी थी। वो टीना के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे कोठी के बाहर ले आया। 2 बॉडीगार्ड्स उसके सामने आकर अदब से खड़े हो गए। वो बोली, मेरे साथ कोई एक जाएगा और वही कार ड्राइव करेगा। एक ने उसके लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोला। वो शाहाना अंदाज में बैठ गई। दूसरे बॉडीगार्ड ने स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे कोठी के हाथे से निकालते हुए पूछा, बेबी कहाँ चलूं? किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर तक चलो। उसने हुक्म की तामील की। एक शॉपिंग सेंटर के सामने आकर गाड़ी रोक दी। टीना ने कहा, मेरे लिए कोको चॉकलेट का एक पैकेट ले आओ। वो कार से उतरकर तेजी से चलता हुआ फिर शॉपिंग सेंटर की भीड़ में गुम हो गया। टीना पिछली सीट से निकलकर स्टीयरिंग सीट पर आई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे आगे बढ़ाती हुई चली गई। जब वो जरा दूर निकल गई तो पास्कल ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा। वो एकदम से हैरान होकर सोचने लगी, ये मैं गाड़ी में कैसे आ गई? अभी तो मैं अपने बेडरूम में थी। उसने सड़क के किनारे कार रोक दी। पास्कल ने नौजवान आलाकार से कहा, मार्टन इस कार के पीछे गाड़ी रोको और जाकर टीना को ले आओ। उसने हुक्म की तामील की। पास्कल फिर टीना के दिमाग पर काबिज हो गया। वो मार्टन के साथ आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, टीना क्या बात है, आज मुझे एक मामूली चोर उचक्का नहीं समझ रही हो? क्या मुझसे नफरत खत्म हो गई है? पास्कल ने टीना की जुबान से कहा, ज्यादा खुशफहमी में ना रहो। मैं इस लड़की के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए हूँ। इसे आज़ाद छोड़ दूंगा तो ये हंगामा शुरू कर देगी। फौरन इसे खंडर की तरफ ले जाओ। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ शहर से बाहर आया, फिर खंडर की तरफ जाने लगा, लेकिन खिलाफ तवक्को वहां खाना बदोशों का काफिला अपने खेमे लगा रहा था। पास्कल ने पूछा, क्या यही तुम्हारी खुफिया जगह है? वो परेशान होकर बोला, जनाब 1 घंटा पहले मेरे साथी ने खबर दी थी कि यह जगह बिल्कुल खाली और वीरान है। मैंने किन गधों को अपना आलाकार बनाया। तुम लोगों के साथ मेरी अकल भी मारी गई थी। मुझे समझना चाहिए था खंडर की तरफ कोई भी आ सकता है। अब दूसरी जगह मिलने तक मुझे टीना के दिमाग में रहना होगा। मुझे अपनी जगह पर हाजिर रहना पड़ेगा। जनाब मैं शर्मिंदा हूँ। इसे शहर ले जाकर किसी दोस्त के यहाँ छुपा नहीं सकता। अब तक इसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मैं इसे गाड़ी से उतार रहा हूँ। ये खंडर के पास रहेगी। तुम फौरन गाड़ी लेकर जाओ और मेकअप का ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाओ। इसका चेहरा तब्दील किया जाएगा। टीना गाड़ी से उतर गई। मार्टन गाड़ी तेजी से ड्राइव करता हुआ चला गया।
वो इत्मीनान से टहलती हुई खंडर में चली आई। उसके जिस्म पर कीमती जेवरात थे। एक उंगली में हीरे की अंगूठी थी। खाना बदोश मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। पास्कल ने उसके दिमाग को जरा सी ढील दी। वो घबराकर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले उसने कार की स्टीयरिंग सीट पर खुद को देखा था, अब एक खंडर में खुद को पा रही थी। वहां कई खौफनाक किस्म के खाना बदोश उसे ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। पास्कल ने पूछा, हेलो टीना, क्या तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है? वो दोनों हाथों से सर को थामकर सोचने लगी, ये मेरे दिमाग में कौन बोल रहा है? क्या ये टेलीपैथी है? खूब समझ रही हो, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो एकदम से खुश होकर बोली, क्या सचमुच तुम फरहाद हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भला तुम्हारी नज़र मुझ पर कैसे पड़ गई? सुना है तुम्हें हसीन तरीन औरतों से फुर्सत नहीं मिलती। तुमने दुरुस्त सुना है। तुम्हारे हुस्न की शोहरत सुनकर इस्तांबुल आया हूँ, अभी तुम्हें अगवा किया है। अब मैं मार्टिन के रूप में तुम्हारे पास आने ही वाला हूँ। कौन मार्टिन? वही जो तुमसे इश्क करता है और तुमने नफरत से उसकी तरफ थूक दिया था। तुम उसके रूप में ना हो, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहती हूँ। फिलहाल मुश्किल है, दुश्मन मेरे पीछे हैं। मैं अपनी असली सूरत तुम्हें नहीं दिखा सकूंगा। मैं किसी रूप में भी आऊँ फरहाद ही रहूंगा। क्या मुझे कबूल नहीं करोगी? तन मन से कबूल करूंगी, मगर मैंने मार्टिन पर थूक दिया था। अब थूकने के बाद मोहब्बत कैसे करूंगी? ये क्यों भूलती हो कि वो मार्टिन नहीं होगा, सिर्फ उसका चेहरा होगा, वरना मजबूरी है। मैं अभी किसी दूसरे रूप में नहीं आ सकता। दो खाना बदोश उसके करीब आ गए। एक ने उसका हाथ थाम लिया, दूसरे ने उसकी गर्दन की चिकनाहट पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर हम खाना बदोशों के लिए तुम्हारे जेवरात ज़्यादा खूबसूरत हैं। तुम इन्हें खुद उतारोगी या हम उतारें? उनके पीछे कुछ और खाना बदोश आकर खड़े हो गए। एक ने चाकू निकाल कर कहा, इन जेवरात में सबका हिस्सा बराबर होगा। एक बूढ़े ने कहा, यह लड़की यहाँ से जाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। कई लोगों ने कहा, इसे ख़त्म कर दो, ये जिंदा रहेगी तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। टीना सहमी हुई थी। पास्कल ने कहा, तुम भूल रही हो कि फरहाद तुम्हारे पास है। वो इधर उधर देखते हुए बोली, तुम जिस्मानी तौर पर नजर नहीं आ रहे हो तो मेरे दिमाग के अंदर रहकर क्या कर सकोगे? अभी तमाशा देखो। उसने देखा चाकू वाले शख्स ने पहले आने वाले दो आदमियों में से एक को लात मारी और दूसरे का कॉलर पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर कहा, एक तनहा लड़की को लूटते हुए शर्म नहीं आती? अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लड़की से दूर चले जाओ। एक शख्स ने चाकू वाले को राइफल के निशाने पर रखते हुए कहा, तुम लड़की से हमदर्दी दिखाकर सारा माल अकेले हड़प करना चाहते हो, मगर ये उस वक्त मुमकिन है जब तुम मेरे निशाने से बच जाओ। सब लोग राइफल वाले के हमायती बन गए। पास्कल ने राइफल वाले के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो अपनी हमायत करने वालों को निशाने पर रखते हुए बोला, मेरे पास राइफल देखकर तुम लोग एक तनहा लड़की से दुश्मनी कर रहे हो। बताओ, मैं तुम में से पहले किसे गोली मारूं? वो सब दूर भागने लगे। टीना वहां से उठकर जाने लगी। वो सोच के जरिए फरहाद को पुकार रही थी। पास्कल राइफल वाले के दिमाग में घुसा हुआ फायरिंग करा रहा था। वहां भगदड़ मच गई। अब कोई टीना की तरफ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मार्टिन मेकअप का सामान लेकर पहुंच रहा था। पास्कल ने उसके पास आकर कहा, तुम टीना के सामने खुद को फरहाद अली तैमूर कहोगे? वो तुमसे नफरत करती है। मैंने उसे समझाया कि फरहाद मार्टिन के रूप में उसके पास आ रहा है। अच्छी बात है जनाब, मैं खुद को फरहाद जाहिर करूंगा। उसने गाड़ी खंडर के करीब रोक दी। पास्कल ने कहा, टीना वो सामने गाड़ी देखो, मैं उसमें हूं और अब तुम्हारे लिए बाहर आ रहा हूं। मार्टिन गाड़ी से बाहर आया। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। वो सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, ये तो किसी पहलू से फरहाद अली तैमूर नहीं लगता, बिल्कुल मार्टिन है। पास्कल ने कहा, मैं तुम्हारे सामने हूं, मगर दिमाग में बोल रहा हूं, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा। मेरा कद और मेरी जिसामत बिल्कुल मार्टिन की तरह है, इसलिए अभी मुझे सामने देखकर तुम्हारा दिल नहीं मानता। वो मार्टिन के सामने आकर उसे गौर से देखने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो टीना, मैं अभी तक तुम्हारे दिमाग में था, अब निगाहों के सामने आ गया हूं। हो सकता है अब भी तुम्हें यकीन ना आए। मैं तुम्हें टेलीपैथी का कमाल दिखाता हूं। तुम यकीन ना करने के बावजूद मेरी आगोश में आ जाओगी। उसकी बात पूरी होते ही पास्कल ने उसे आगोश में पहुंचा दिया। उसका दिमाग किसी हद तक आज़ाद था, मगर वो अपने इख्तियार में नहीं थी। ये मान रही थी कि ना चाहने के बावजूद खींची जा रही है। पास्कल उसे हासिल करने के ख्वाब देखता रहा था। अब जागती आंखों के सामने दोनों हाथ से ख्वाब की ताबीर लूट रहा था। पास्कल ने कहा, कम ऑन, इसका मेकअप करो, वरना तलाश करने वाले यहाँ भी पहुंच सकती हैं। जनाब, मुझे मेकअप करना नहीं आता। जुराइम की दुनिया में रहते और छुपने के हथकंडे नहीं जानते। चलो शुरू करो, मैं तुम्हारे हाथों से काम लूंगा। उसने कहा, आओ टीना, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे को जरा तब्दील करूंगा ताकि तुम्हारा बाप और भाई तुम्हें पहचान ना सकें। वो बोली, इसकी क्या जरूरत है? वो तुम्हारा नाम सुनते ही तुम्हें मेरा महबूब तस्लीम कर लेंगे। इसे तो वो अपनी खुशकिस्मत ही समझेंगे। वो मुझे गोली मार देंगे क्योंकि मैं मास्क मैन का दुश्मन हूँ और गास्कर मास्क मैन का दोस्त है, बल्कि उसका ज़र खरीद गुलाम है। वो तुम्हारी खुशी के लिए बज़ाहिर खुश होगा, मगर उसके किसी आलाकार की अंधी गोली मुझे चाट जाएगी। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। वो पिछली सीट पर आ गई। पास्कल मार्टिन के जरिए उसका मेकअप करने लगा। उस वक्त दिन निकल आया था। उधर से इक्का दुक्का गाड़ियां और राहगीर गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी इस गुजरगाह से दूर घनी झाड़ियों के पीछे थी। कोई उन्हें देख नहीं सकता था। सुबह 8 बजे मेकअप मुकम्मल हो गया।
टीना ने आईने में अपनी सूरत देखी, फिर खुश होकर कहा, कमाल है, मैं आईने में किसी दूसरी लड़की को देख रही हूँ। तुम वाकई फरहाद हो, ऐसा कमाल तुम ही दिखा सकते हो। पास्कल ने कहा, मार्टन ऐश करो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो या हालात के मुताबिक जगह बदल सकते हो। मैं कहीं भी तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। वो ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ गास्कर के पास आया। उसके ड्राइंग रूम में पुलिस और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरान बैठे टीना के अगवा पर बहस कर रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि शहर के तमाम छोटे बड़े मुजरिमों का मुहासबा किया जा रहा है। शहर से बाहर जाने वाली तमाम शाहराहों की नाकाबंदी की गई है। जितने पेइंग गेस्ट हाउस और होटल हैं उन पर नजर रखी जा रही है। पास्कल ने गास्कर की सोच में कहा, मैं बेटी को तलाश करने में मसरूफ हो गया हूँ, आखिर फरहाद को कब तलाश करूंगा। उसकी सोच ने झुंझला कर कहा, जहन्नुम में जाए फरहाद, मेरी इज्जत खाक में मिल रही है। वो बदमाशों का बदमाश और शैतानों का शैतान था। इसके बावजूद इज्जतदार होने का दावेदार था। पास्कल ने उसकी सोच में कहा, मुझे मास्क मैन से गद्दारी करके क्या मिला? मैंने मास्क मैन के साथ साथ फरहाद को भी दुश्मन बना लिया। वो बोला, नहीं, मास्क मैन को मेरी गद्दारी का इल्म नहीं है और ना ही हो सकता है। ये अलग बात है कि फरहाद ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया हो। बहरहाल बात कुछ भी हो, मैं पहले अपनी बेटी को तलाश करूंगा। पास्कल खामोश रहकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो मालूम करना चाहता था कि सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाली कब दिमाग में आई थी। उस औरत ने अपना कोई नाम बताया था या नहीं। ऐसे वक्त मैडोना की सोच सुनाई दी। वो कह रही थी, गास्कर, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उन तमाम मुजरिमों को टटोल चुकी हूँ जिनकी आवाज़ें तुमने सुनाई थी, और जितने मुजरिम हैं उनकी भी आवाज़ें सुनाओ। इस तरह मैं सिर्फ टीना नहीं बल्कि फरहाद तक भी पहुँच जाऊंगी। उसने एक के बाद दीगरे कई मुजरिमों की आवाज़ें सुनाने के लिए रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल करने लगा। पास्कल ने आंखें बंद कर ली। मैडोना के लबो लहजे को दिल ही दिल में दोहराया, फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही बाहर निकल आया। मैडोना ने फौरन सांस रोक ली थी। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोच रही थी, फरहाद ने पहली बार मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की है, क्या मैं उसे दिमाग में आने दूं? पास्कल ने दूसरी बार कोशिश की। वह फिर सांस रोककर सोचने लगी, नहीं, मेरे दिमाग में आते ही उसे मालूम हो जाएगा कि मैं पेरिस में हूँ। उसे ख्याल ख्वानी का बरसों पुराना तजुर्बा है। वो चश्मे जदन में दिमाग की तह से मेरा नाम और मेरी ऐसी कमजोरियां मालूम कर लेगा जिनसे मैं खुद वाकिफ नहीं हूँ। वो सोच रही थी और मुझे ख्यालों में छीनते झपटते देख रही थी। उसने डमी जूली के अंदर छुपकर मेरी तन्हाई में आकर अपने लिए मुसीबत मोल ली थी। मेरा नाम आते ही मैं ख्यालों में आ जाता था और ख्यालों में आते ही उसकी सांसें गर्म हो जाती थी। दिलो दिमाग में धुआं सा भरने लगता, हिस्टीरियाई कैफियत तारी हो जाती। जी चाहता था चीखें मारकर अपने कपड़े फाड़ डाले या मुझे तार तार कर डाले। ऐसे वक्त वो उछलने कूदने और जिम्नास्टिक की मशकें करने लगती। इस बार भी उसने उछलते कूदते हुए गास्कर से कहा, पता नहीं तुमने कितने मुजरिमों से राब्ता कायम किया है, मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं थी। तुम्हें खतरे से आगाह करती हूँ, फरहाद तुम्हारे अंदर आकर छुपा रहता है। अभी उसने मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिश की थी। मैं तुम्हारे जरिए से मुखातिब कर रही हूँ। अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे पास कभी नहीं आ सकेगा। तुम्हारे दिमाग में उससे गुफ्तगू हो सकती है। पास्कल ने मेरे लहजे और मेरे अंदाज में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैडोना ने कहा, उम्र तूफानी है। आदमी कभी तूफान की तरफ नहीं जाता, तूफान आदमी की तरफ आता है। तुमने इशारे से कह दिया कि खुद मेरे पास आओगी। तुम आज भी खुद को गुलफाम समझते हो क्या? आईना तुम्हें उम्र का हिसाब नहीं बताता? आईना तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। जब भी मेरे पहलू में आओगी उम्र का हिसाब साफ हो जाएगा। क्या तुम ऐसी ही फजूल बातें करने आए हो? मैं कहने आया हूँ कि मुझे बाजमात क्यों तलाश कर रही हो? तन्हा ढूंढने निकलो, मैं कहीं भी मिल जाऊंगा। मैं तन्हा होंगी, बताओ कहाँ मुलाकात होगी? मैं अपने तौर पर यकीन करूंगा कि तुम वाकई तन्हा हो तो तुमसे आ मिलूंगा। यानी मैं अपनी खुफिया पनागाहों से निकलकर तुम्हारी नज़र में रहूंगी और तुम मुनासिब मौके की तलाश में मेरा ताक़ुब करते रहोगे। तुम इतनी नादान भी नहीं हो कि मुझे बताकर अपनी पनाहगाह से निकलोगी, और ना ही मैं मुलाकात की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जब तक अपने आलयकारों का सहारा लेती रहोगी मेरे कदमों की धूल को भी नहीं पा सकोगी। तुम्हारे कदमों के निशान इस्तांबुल में हैं। तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकोगे। मैं तुम्हारे मुतल्लिक इस हद तक जानती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं बताऊंगा तो तुम मोहतात हो जाओगी, वो जगह छोड़ दोगी। दूसरी जगह जाओगी तो वो फ़ोन कॉल मौसूल नहीं होगी जिसे सुनकर तुम हॉटलाइन पर यानी टेलीपैथी के जरिए सुपर मास्टर से राब्ता कायम करती हो। ये सुनते ही मैडोना के होश उड़ गए। वह फौरन ही गास्कर के दिमाग से निकल गई। दिमागी तौर पर हाजिर होकर परेशानी से सोचने लगी, फरहाद मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ जानता है। ताजुब है, उसे कैसे मालूम हुआ कि मुझे फ़ोन पर इतला मिलती है? तब मैं हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से बात करती हूँ और ये हॉटलाइन कोड वर्ड्स हैं, जिसका मतलब है मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम करना चाहिए। वो घबरा कर अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगी। वहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। किसी पहली फ्लाइट से पेरिस छोड़ देना चाहती थी। पास्कल बड़ी मक्कारी से उसके कदम उखाड़ रहा था। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो पेरिस में रहती है। वह जॉन नोवेल के रूप में रहकर सुपर मास्टर से राब्ता कायम करने के तरीके और कोड वर्ड्स मालूम कर चुका था। मैडोना और सुपर मास्टर के ख्याल में जॉन नोवेल मर चुका था, कोई और ये तरीके और कोड वर्ड्स नहीं जानता था।
ऐसे में यही अंदेशा पैदा हुआ कि फरहाद ने बड़ी चालाकी से मैडोना के मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। ऐसे में वह शहर में नहीं रह सकती थी। सिर्फ 15 मिनट में अपना ज़रूरी सामान लेकर उस कॉटेज से निकल गई। वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रही थी, बार बार अकब नुमा आईने में देख रही थी, लेकिन लंबी ड्राइव के बावजूद किसी गाड़ी वाले पर ताक़ुब का शुबा नहीं हो रहा था और अंदेशे कह रहे थे कि फरहाद की नादीदा आंखें उसे देख रही होंगी। अजीब तमाशे हो रहे थे। मैं खुद को भुलाए बैठा था और वो दोनों ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे नाम के आगे पीछे भाग रहे थे। पास्कल मेरा लहजा और अंदाज इख्तियार करके मैडोना को धोखा दे रहा था और मैडोना मेरे दिमाग में आसानी से आकर मुझे माइटी पातशाह समझकर चली गई थी और एक फ्रॉड को फरहाद समझकर दूसरी पनाहगाह की तलाश में जा रही थी। पास्कल के दिमाग में बात आई कि शहर में बड़ी सरगर्मी से टीना को तलाश किया जा रहा है, लिहाजा मार्टिन को ही फरहाद के मेकअप में टीना के साथ माइटी पाशा के पास पहुंचा देना चाहिए। मार्टिन ने उसकी हदायत के मुताबिक मुझसे फ़ोन पर रब्ता कायम किया और मुझे पाशा कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि वो फरहाद है और पनाह लेने उसकी कोठी में आ रहा है। मुख्तसर ये कि वह टीना को लेकर मेरे पास कोठी में आ गया। फरहाद बनकर आने वाले को मालूम नहीं था कि वह असल फरहाद के पास आ गया है और मुझे असल फरहाद को भी मालूम नहीं था कि मैं हूँ। मैंने पाशा की हैसियत से उसे और टीना को कोठी में जगह दी और ये कहकर चला गया कि शाम तक वापस आऊँगा। मैडोना के लिए खुद को छुपाना प्रॉब्लम बन गया। उसने अच्छी खासी ड्राइविंग के बाद गाड़ी को एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने रोका, फिर कार से उतरकर वहाँ की भीड़ में गुम होने लगी। वो दाएं बाएं आगे पीछे मोहतात नज़रों से देखती जा रही थी। फिर वो लेडीज़ डिपार्टमेंट में आकर अपने लिए विग और लिबास पसंद करने लगी। उसे एक सेल्स गर्ल अटेंड कर रही थी। उसने उसके दिमाग को इस हद तक काबू में रखा कि वो चेहरे को अच्छी तरह याद न रख सकी। फिर वो लिबास तब्दील करने के लिए कैबिन के अंदर गई। वहाँ उसने फ़ौरन लिबास तब्दील किया। सुनहरी बालों की विग सर पर अच्छी तरह लगाई। अपने बैग से आई लेंसेज निकालकर अपनी पुतलियों के रंग को तब्दील किया। टीथ गम निकालकर अपनी बाएं दाढ़ में दबाई, जिसके नतीजे में बायां रुखसार ऊपर से कुछ सूजा हुआ दिखाई देने लगा और होंठों का किनारा एक तरफ कुछ नीचे झुक गया। दोनों नथनों में नन्हा सा स्प्रिंग सेट कर लिया, जिसके बायस नाक फैल गई। अगर किसी ने उसे 15 मिनट पहले देखा होगा तो अब उसे पहचान नहीं सकेगा। उसने सेल्स गर्ल के दिमाग को फिर कंट्रोल में रखा। कैबिन से बाहर आई। उसे बैग और विग देने वाली ने उसके चेहरे पर तवज्जो नहीं दी। वो काउंटर पर बिल अदा करके बाहर आई, अपनी कार वहीं छोड़ दी। एक स्टूडियो में जाकर इंस्टेंट कैमरे से पासपोर्ट वगैरह के लिए तस्वीरें बनवाईं। पासपोर्ट के दफ्तर पहुंचकर मुतल्लिका अफसरान के दिमागों से खेलते हुए इस्तांबुल जाने का इजाज़तनामा हासिल किया। इसके बाद वो किसी भी फ़्लाइट में जगह हासिल कर सकती थी। इस रोज़ सिर्फ 2 ही फ़्लाइट्स थीं और दोनों में एक सीट भी खाली नहीं थी। दूसरे दिन की फ़्लाइट में आसानी से जगह मिल गई। वो आधा दिन और एक रात गुजारने के लिए एक होटल के कमरे में आ गई। वहाँ इत्मीनान से बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए एक मातियत से कहा, मेरी कार डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ी है, उसे कॉटेज के गैराज में ले जाओ और कॉटेज को लॉक कर दो। मैं पेरिस छोड़कर जा चुकी हूँ। फिर उसने असिस्टेंट के जरिए सुपर मास्टर से रब्ता कायम किया और कहा, मैं पेरिस छोड़ चुकी हूँ, तुमने जगह क्यों तब्दील की, कोई ख़ास बात है? हाँ। गास्कर के दिमाग में फरहाद से तकरार हो गई थी। वो जानता है कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते के कोड वर्ड्स क्या हैं और मैंने कहाँ रिहाइश इख्तियार की है। ये मालूम होते ही मैंने फ़ौरन जगह तब्दील कर ली। ओह मैडोना, उसने मक्कारी दिखाई है। तुमने ख्वामखा घबराकर वो जगह छोड़ दी। मैं दावे से कहता हूँ वो तुम्हारी रिहाइशगाह के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। अगर जानता तो सीधा तुम्हारे कॉटेज में घुस आता। हमारे पिछले टेलीपैथी जानने वाले जब भी उसकी निगाहों में आए, उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उन्हें ख़त्म कर दिया। फिर तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ देता? उसे हमारा तरीक़ाकार और कोड वर्ड्स कैसे मालूम हुए? तुम बदहवासी में भूल गई कि फरहाद ने जॉन नोवेल को ट्रैप किया, उसके दिमाग से टेलीपैथी की सलाहियतें ख़त्म की, उसके चोर के हालात पढ़कर हमारे तरीक़ाकार और कोड वर्ड्स मालूम किए, फिर उसे मार डाला। मैडोना सुपर मास्टर की बातें सुन रही थी और उन लम्हात में मुझे पहाड़ और खुद को राई महसूस कर रही थी और सोच रही थी, ओह गॉड, वो कैसा चक्करबाज है। उसने थोड़ी देर के लिए मुझे चक्कर में डाल दिया। मुझे ये बात याद न रही कि उसने जॉन नोवेल के दिमाग से कोड वर्ड्स वगैरह मालूम किए होंगे। दरअसल मैं लाशऊरी तौर पर उसे मुतासिर हो गई हूँ। वो मेरे लिए तिलिस्म होशरुबा बन गया है। याद आते ही ख्यालों में होश उड़ाने लगता है। मुझे इस तिलिस्म को किसी तरह तोड़ना होगा, अपनी जान देकर भी उसके असर से निकलना होगा, वरना दूसरे टेलीपैथी जाने वालों की तरह बेमौत मारी जाऊंगी। वो परेशान होकर टहलती रही और सोचती रही। इस बात का इत्मीनान था कि वो किस कॉटेज में रहती है, किस शहर में क्याम है, इसका इल्म मुझे नहीं था और ना ही मेरा कोई आदमी उसका ताक़ुब कर रहा था। उसके अंदेशा ख़त्म हो गए, लेकिन वो जज्बाती वाबस्तगी में जकड़ी हुई थी। वैसे जज्बात से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके 2 ही रास्ते थे कि जज्बात को ज़बरदस्ती कुचल डाले, मगर मूज़ और जज्बों को कुचल कर ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरा रास्ता यह था कि वो किसी ऐसे सेहतमंद और शहज़ोर को अपना जीवन साथी बना ले जो उसके शान शान हो और उसके दिल और दिमाग से मेरी जादूगरी का जोर तोड़ कर रख दे। दूसरा रास्ता बेहतर था, अगरचे उसके मजाज के खिलाफ था। वो खुद को ज़बर समझती थी, किसी से ज़ेर होना नहीं चाहती थी, ख़ुसूसन मेरे ज़ेर असर नहीं रहना चाहती थी। खुद को मुझसे बचाए रखने के लिए किसी दूसरे को कबूल करने के मुताल्लिक गौर कर रही थी। बेशक
औरत दुनिया का हर काम कर सकती है और बड़े सलीके से कर सकती है, लेकिन किसी हादसाती मौका पर जज्बात उसे बेलगाम करते हैं तो वो बनते हुए कामों को बिगाड़ देती है। मुझसे ना सही, किसी और से सही। अब उसके बिगड़ने का वक्त आ रहा था। उसके बिगड़ने से सुपर मास्टर के तमाम मंसूबे खाक में मिलने वाले थे। उसने 2-4 रोज इसी होटल में रहने का इरादा किया। एक तो उसे होटल पसंद था, दूसरे वो मेकअप में रहकर अपने कॉटेज पर नजर रखना चाहती थी। पूरी तरह यकीन कर लेना चाहती थी कि वो और उसकी रिहाइश का मेरी नज़रों में नहीं है। उसके असल नाम और चेहरे को सिर्फ सुपर मास्टर, एक खास मातियत और फौज के 4 आला अफसर जानते थे। अभी वो टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से हमारी नज़रों में नहीं आई थी। उसने अंदेशों में घिरकर अपने चेहरे को मेकअप में छुपा लिया। उसने कई बार अपने कॉटेज की तरफ जाकर और उसके आसपास घंटों रहकर यकीन किया कोई उस कॉटेज की निगरानी नहीं कर रहा था। उसके दिमाग पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो सचमुच आज़ाद थी। कोई दुश्मन उसे जानने पहचानने वाला नहीं था। उसने एक दिन बाद ही होटल छोड़ दिया, मेकअप से निजात हासिल कर ली और कॉटेज में वापस आ गई। उसे ख्याल आया कि माइटी पाशा को दूसरी बार चेक नहीं किया। वो फरहाद का खास आदमी है, फिर उसके दिमाग को चुपचाप पढ़ना चाहिए। गास्कर ने दोबारा पाशा की तरफ रुख नहीं किया। मैडोना ने उसके दिमाग को यानी मेरे दिमाग को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो पता चला फरहाद अली तैमूर एक जवान लड़की के साथ उसकी कोठी में पिछले 24 घंटे से मौजूद है। वो आराम से ख्यालख्वानी कर रही थी। मेरा पता मिलते ही सीधी होकर बैठ गई। अगरचे इस मालूमात से खुश हो रही थी, ताहम वह तस्दीक करना चाहती थी। उसने मेरे जरिए टीना की आवाज़ सुनी। फिर उसकी सोच पढ़कर मालूम हुआ गास्कर जिस बेटी को तमाम शहर में ढूंढता फिर रहे वो फरहाद के साथ हंसी खुशी रंगरलियां मना रही है। अगर मैडोना मार्टन के दिमाग में पहुंचती तो उसे फ्रॉड का इल्म हो जाता, लेकिन वो सोच रही थी अभी फरहाद के दिमाग में पहुंचकर उसे खतरे का एहसास नहीं दिलाना चाहिए, वरना वो फिर हाथ से निकल जाएगा। उसने ये बात गास्कर को नहीं बताई। मैडोना की दानिश्त में फरहाद गास्कर के पास आता था, लिहाजा वो पुलिस के काला अफसर के पास गई। उसे सोच के जरिए मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या आप मादाम रसवंती हैं? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें गास्कर की बेटी टीना का पता बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मालूम करना चाहती हूँ कि तुम कितने जिम्मेदार अफसर हो। अगर ख्याल ख्वानी करने वाले फरहाद ने उस लड़की को अगवा किया होगा तो क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे? मेरे बाप से भी जुर्म सरजद हो तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो टेलीपैथी के जरिए बच निकलता है। मेरी हदायत पर अमल करोगे तो दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने का एजाज हासिल करोगे। मैं ज़रूर तुम्हारी हदायत पर अमल करूंगा। वो माइटी पाशा की कोठी में है, उसके साथ टीना है। पहली एहतियात का ख्याल रखो, तुम और तुम्हारे सिपाही किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुनाएंगे और ना ही आपस में गुफ्तगू करेंगे। समझ गया मादाम? दूसरी बात भी अच्छी तरह समझ लो, उस कोठी में टीना और माइटी पाशा के अलावा जो शख्स होगा वही फरहाद हो सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर गाइड करूंगी। जैसे ही मैं उसकी निशानदेही करूं तुम उसे गोली मारकर जख्मी कर देना। इस तरह वो वक्ती तौर पर ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहेगा। मुझे भी उसके दिमाग में पहुंचने का मौका मिल जाएगा। आला अफसर बड़ी राजदारी से 20 सिपाहियों की एक जमात लेकर पाशा की कोठी तक आया। उसने सिपाहियों को हर हाल में गूंगा बनकर रहने की ताकीद की थी। कोठी का मुहासरा करने के बाद वो 6 सिपाहियों के साथ कोठी के अहाते में आया। कॉल बेल का बटन दबाया। मैंने दरवाज़ा खोलकर पुलिस वालों को ताज्जुब से देखा, फिर पूछा, फरमाइए जनाब, मुझसे क्या काम है? वो लोग मुझे एक तरफ हटाते हुए अंदर आ गए। मैडोना ने मेरी सोच से मालूम किया कि फरहाद कहाँ है, फिर अफसर को उस कमरे में पहुंचा दिया। टीना अपनी दानिश्त में फरहाद का दिल खुश कर रही थी। एक सिपाही ने उसे पकड़कर मार्टन से अलग किया। मार्टन बिस्तर से उठकर सहमे हुए अंदाज में पीछे हट रहा था। अफसर ने उसकी टांग में गोली मारी। वो चीख मारकर फर्श पर गिर पड़ा। मैडोना फौरन ही उसके दिमाग में पहुंच गई। उसे गहराई तक खूब टटोलकर असलियत मालूम की, फिर नागवारी से कहा, लानत है तुम पर, तुम मार्टन होकर फरहाद क्यों बन रहे थे? उसने अपनी रुदात सुनाई। मैडोना ने कहा, फरहाद तुम्हारे दिमाग में जरूर होगा। मैं नहीं जानती कि वो इतना बेगैरत होगा, किसी को डमी फरहाद बनाकर एक कमारी दोशीज़ा की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। मार्टन का बयान सुनकर टीना रो रही थी। उसे गालियां देकर कह रही थी, कानून तुम्हें मामूली सजा देकर छोड़ेगा, मगर मेरा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अफसर ने कहा, तुमने भी इसे फरहाद समझकर अपने बाप को धोखा दिया है। इसके जुर्म में तुम भी बराबर की शरीक हो। मैं अपने बाप का घर छोड़कर नहीं गई थी। किसी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे खंडर तक पहुंचा दिया। कई बार टेलीपैथी का मुजाहरा किया। मैं इसे फरहाद समझ बैठी। मुझे इस शख्स से नफरत है। मैं इस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मैडोना ने ख्याल ख्वानी के जरिए गास्कर को वहां बुलाया। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। टीना और मार्टन की पिटाई करना चाहता था, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वो मुझ पर गुस्सा दिखा रहा था और मुझे कानून के हवाले करना चाहता था। मैडोना ने कहा, बकवास मत करो, पाशा भी हमारी तरह धोखा खाता रहा था, इसका कोई कसूर नहीं। पाशा के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो खोपड़ी में जलजला पैदा कर दूंगी। मैडोना को उम्मीद थी कि मैं इसी तरह पाशा से राब्ता कायम करता रहूंगा तो कभी ना कभी उसकी गिरफ्त में आऊंगा, इसीलिए वो पाशा की हमायत कर रही थी। इन सारे चक्रों में अभी तक मास्क मैन का टेलीपैथी जानने वाला बेनकाब नहीं हुआ था। वो जो कुछ कर रहा था उसका इल्ज़ाम मेरे सर थोपता जा रहा था और मैं फिलहाल इन तमाम मामलात से बेखबर था। पारस को आर्मर के जरिए मेरे हालात मालूम होते रहते थे। चूंकि मैं महफूज था, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था।
ना ही किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो रहा था, इसलिए वो खामोश तमाशा ही बना हुआ था। सिर्फ एक बार जब गास्कर अपनी बेटी के अगवा के जुर्म में मुझे शरीक समझ रहा था और मुझे हवालात पहुंचाना चाहता था, तब रसवंती, आर्मर और दानियाल फैसला कर रहे थे कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगने नहीं देंगे। दानियाल मेरा लबो लहजा इख्तियार करके ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें पातशाह से यानी मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर देगा। उससे पहले ही मैडोना ने मेरी हमायत की तो दानियाल ने मुदाखलत नहीं की। पारस आर्मर के जरिए स्टडी कर रहा था कि एक अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला कैसी कैसी चालें चल रहा था और उसकी हर चाल किसके खिलाफ हो सकती है और वह किसे फ़ायदा पहुंचाना चाहता था। मैडोना और उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले के टकराव से यह साबित हो चुका था कि वह अजनबी सुपर मास्टर के खिलाफ है, लेकिन वह मास्क मैन का हमायती है, इसका सबूत नहीं मिल रहा था। पारस ने आर्मर से कहा, अंकल अभी सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपके जरिए उन दो ख्याल ख्वानी करने वालों को चालने चलते देख रहा हूं, मगर उन तक पहुंचने का कोई इशारा या हवाला नहीं मिल रहा। इसी तरह वो दोनों पापा तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। बेटे, तुम्हारे पापा की चाल पहले समझ में नहीं आती, बाद में इसके खातिर ख्वाह नताइज सामने आते हैं। अगर वो माइटी पाशा बनकर अपनी शख्सियत को गुम ना करते तो उन ख्याल ख्वानी करने वालों की रोज़ाना मसरूफियात का इल्म हमें ना होता। हमने उनकी आवाज़ और लबो लहजे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया है। वो एक दिन अपनी किसी न किसी कमज़ोरी के बायस ज़रूर हमारी गिरफ्त में आएंगे। यही बात मैडोना सोच रही थी। फरहाद अपनी कमज़ोरी के बायस मेरी गिरफ्त में आएगा। वो आज भी किसी औरत के पहलू में होगा और कोई औरत ही मुझे उसकी शारग तक पहुंचाएगी। वो किसी औरत के ताल्लुक से मेरे बारे में सोचना नहीं चाहती थी। सोचते ही अंदर से बिखरने लगती। उसने खूब सोचने समझने के बाद मेरे तिलिस्म को तोड़ने के लिए किसी को बॉयफ्रेंड बनाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए वो शाम को कॉटेज से निकली। पेरिस की शाम बड़ी हसीन होती है। मैडोना जैसी हसीनाओं के जलवे निगाहों को पुकारते रहती हैं। कितने ही जवान ऐसे थे जो उसके एक इशारे पर खिंचे चले आते। बाज़ नौजवान किसी इशारे के बगैर ही दोस्ती के लिए आते थे, मगर वो उन्हें लिफ्ट नहीं देती थी। उसने मेरे रिकॉर्ड का मुताला करने के दौरान मेरी तस्वीरें कई जावियों से देखी थी। उसी के मुताबिक उसे एक पक्की उम्र वाले की तलाश थी, जो सेहतमंद हो और जिसमें मर्दानगी कूट कूट कर भरी हो, जिसे देखकर दिल बेकरार हो जाए और हर एतबार से मेरी कमी पूरी कर दे। उसने स्टेडियम के पार्किंग एरिया में कार रोक दी। वहां फ्री स्टाइल कुश्तियों का शो हो रहा था। बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाले पहलवान अपने दावपेच दिखाने आए थे। मैडोना दावपेच सीखने के दौरान रेसलिंग की वीडियो फिल्में देखा करती थी। पहली बार पहलवानों को करीब से देखने आई थी। ख्याल था कि शायद इनमें से कोई शहज़ोर पसंद आ जाए। उसने काउंटर पर फर्स्ट लाइन की सीट तलब की तो पता चला तमाम सीटें पहले से रिजर्व हैं। उसने दूसरी लाइन की एक सीट ले ली। स्टेडियम के अंदर हज़ारों तमाशाई थे। उनमें औरतों की खासी तादाद थी। अचानक लाउड स्पीकर से आवाज़ उभरने लगी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं हर साल की तरह हमारे शहर में दुनिया के नामी ग्रामी पहलवान आए हैं। उनमें ऐसे नाकाबिले शिकस्त पहलवान हैं जो पिछले 2-4 बरसों से हर मुकाबला जीतकर चैंपियन ट्रॉफी और लाखों डॉलर हासिल करते रहते हैं। आज भी अपनी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों और नित नए दावपेच का मुजाहरा करेंगे। इन मुकाबलों के इनाकाद के लिए हमने एक मेहमान खुसूसी को मदऊ किया है। हमारी आज की मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े शहज़ोर इनके सामने घुटने टेकते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत की मालिक आपके दरमियान तशरीफ़ ला रही हैं। पुरजोर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। आज की मेहमान खुसूसी मादाम सोनिया। मैडोना का कलेजा धक से रह गया। चारों तरफ तालियों का शोर गूंज रहा था। कितने ही रंगों के रिबन फिजा में लहराए जा रहे थे। बुलंदी पर नस्ब की हुई लाइट्स इधर से उधर रक्स कर रही थीं। सोनिया इन रंगों और रोशनियों से गुजरती आ रही थी। उसके मेज़बान दाएं बाएं और पीछे चल रहे थे। यूं तो सारी दुनिया में जानी पहचानी जाती थी, लेकिन फ्रांस की हुकूमत और वहाँ के बाशिंदे उसकी बेहद इज्जत और एहतराम करते थे। क्या मर्द और क्या औरतें, पूरा स्टेडियम एक आवाज़ होकर कह रहा था, वी लव सोनिया, वी लव सोनिया, सोनिया सोनिया, वी लव सोनिया। मैडोना के सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पहली बार सोनिया को कुछ फासले से दिख रही थी। दुश्मनों के दिलों पर उसके नाम से दहशत तारी हो जाती थी। मैडोना का ख्याल था कि वो सोनिया से मरूब नहीं है। इसके बावजूद दिल यूं धड़क रहा था जैसे धड़क ना रहा हो, खतरे की घंटी बजा रहा हो। वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आकर माइक के सामने कह रही थी, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। मेरी ज़ात से आपको और आपके मुल्क को ना कभी नुकसान पहुंचा है ना पहुंचेगा। इसके बरक्स हमें एक दूसरे से फ़ायदे ही फ़ायदे और मोहब्बतें ही मोहब्बतें मिलती हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ बाबा साहब के इदारे को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ और हम इज़्ज़त मिलती है। इसके एवज़ हम इस मुल्क की सलामती और बका के लिए जान की बाजी लगा देती हैं। ये बात सुपर मास्टर कहलाने वाले ममालिक नहीं समझते। अपने अपने मुल्क से हमारे लिए मौत एक्सपोर्ट करती है। हमने बारहा समझाया, हमें ना चिढ़ो, हमें अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने दो। तुम्हारी एक्सपोर्ट की हुई मौत को हमेशा मौत आ जाती है। तुम मौत के ठेकेदार नहीं हो। हमें जब मौत आएगी खुदा की तरफ से आएगी। समझाने के बावजूद यहाँ स्टेडियम में एक खूबसूरत बला मौजूद है जो हाल ही में फरहाद अली तैमूर के लिए एक्सपोर्ट की गई है। पूरे स्टेडियम में सरगोशियां होने लगीं। वहां जितनी हसीनाएं थी उन्हें लोग मशकूक नज़रों से देख रहे थे। मैडोना फौरन ही उठकर जाना चाहती थी, मगर अक्ल ने समझाया, खबरदार, तेरे उठते ही सोनिया की बात दुरुस्त साबित होगी
हो सकता है ये महज सोनिया का एक अंदाज हो, वो तुझे सूरत से पहचानती ना हो। वो अपनी सीट पर जमकर बैठी रही। सोनिया कह रही थी, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ किसी पर शुबा न करें। आप लोगों की मौजूदगी में हमेशा की तरह उसे समझाना चाहती हूँ कि वो अमन सलामती और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करे। इस रास्ते पर पहले मैं कदम रखती हूँ और उसे मोहब्बत से एक बोसा देती हूँ। उसने होंठों पर हाथ रखा, फिर एक हवाई बोसा फिजा में उछाल कर कहा, अ किस फ्रॉम सोनिया विद लव। तमाम लोग तालियां बजाने लगे। पता नहीं यह महज इत्तेफाक था या सोनिया ने दानिस्ता ऐसा किया था। उसके बोसा लहराने वाले हाथ का रुख मैडोना ही की तरफ था। चूंकि उनके दरमियान काफ़ी फासला था, इसलिए किसी ने इस हाथ की हरकत पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैडोना खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी, अपने बचाव की तदबीर सोच रही थी। ये अच्छी तरह जानती थी कि सोनिया पर टेलीपैथी का हथियार असर नहीं करेगा। शायद अब से पहले फरहाद को ट्रैप करने वाला खुद इस तरह ट्रैप नहीं किया गया होगा जैसे कि मैं की जा रही हूँ। मेरे चारों तरफ हजारों तमाशाई हैं और यह सब सोनिया के एक इशारे पर मेरे जिस्म को बोटी बोटी और हड्डियों को रेजा रेजा कर देंगे। और गॉड, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। सोनिया अपने मेज़बानों के दरमियान चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। वो जहाँ बैठी हुई थी उसके सामने वाली सीटें खाली थीं। काउंटर पर बताया गया था कि फ्रंट लाइन की सीटें रिजर्व हैं। अब पता चला वो सोनिया और उसके मेज़बानों के लिए मखसूस की गई थी। वह बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए आई, फिर ठीक मैडोना के आगे वाली सीट पर बैठ गई। अब मैडोना को उसकी पुश्त नजर आ रही थी। उसने सोनिया के साथ किमी कार्मन को देखा। वो किमी को खूब पहचानती थी, क्योंकि फरहाद और उसके बेटों की वफादार बनने से पहले किमी सुपर मास्टर की एक खास मातियत थी। मैडोना को उसकी तस्वीर दिखाकर ताकीद की गई थी कि गद्दारी करने वाली किमी को जिंदा न छोड़ा जाए। आज वह सोनिया के साथ नजर आ रही थी। मैडोना फिलहाल उसे नज़रअंदाज करके सोनिया के रवैये पर हैरान हो रही थी और सोच रही थी, समझ में नहीं आता, सोनिया वाकई मुझे पहचान गई, ये अंदाजे से तीर मार रही है। शायद इसने अंदाज़ा लगाया, अगर इसे मालूम होता कि मैं फरहाद की जान के दुश्मन हूं तो अभी मुझे जिंदा ना छोड़ती और ठीक मेरे सामने पुश्त करके ना बैठती। मैं बड़ी आसानी के साथ पीछे से हमला कर सकती हूँ। फिर उसने खुद ही सवाल किया, मगर हमला कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास ना रिवॉल्वर है ना चाकू। मैं बेहतरीन फाइटर हूँ, मगर इस औरत के मुकाबले में तिफले मकतब हूँ। टेलीपैथी के जरिए भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या ये मुझे बेबसी का एहसास दिला रही है? सारी दुनिया इसकी मक्काराना सलाहियतों की कायल है। क्या ये चुपचाप मक्कारी से मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही है? कुश्ती शुरू हो चुकी थी। दो पहलवान रिंग के अंदर अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे। अब वो कुश्ती देखना नहीं चाहती थी, बार बार वहां से जाने के लिए सोच रही थी। फिर ख्याल आता, अगर सोनिया और उसके आदमियों ने रास्ता रोका तो वो कैसे बचकर निकलेगी? सामने बैठी हुई सोनिया उससे बेनियाज थी। कभी कुश्ती देख रही थी और कभी किम्मी से बातें कर रही थी। उसने एक बार भी मैडोना को नहीं देखा। उसकी बेनियाजी या गफलत से जाहिर था कि वो मैडोना को नहीं पहचानती। वहां कुश्ती का दस्तूर यह था कि जो पहलवान जीत जाता वो रिंग में रहता, हारने वाला चला जाता। फिर दूसरा पहलवान उस जीतने वाले से मुकाबले के लिए आता। स्पीकर के जरिए कहा जा रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने लेडी किलर आ रहा है। इसके बारे में मशहूर है कि औरतें इसकी दीवानी हो जाती हैं और मर्द इसके सामने मैदान छोड़ देते हैं। हुस्न वालियां अपने अपने दिल संभाल कर बैठ जाएं। एक दराज कद खूबरू जवान जंजीरें पहने हुए अपने हमायतियों के दरमियान आ रहा था। उसका जिस्म फौलाद की तरह मजबूत दिखाई दे रहा था। सीना चट्टान की तरह चौड़ा था। बाजों की उभरी हुई मछलियां किसी हसीना के सरहाने तक या बन सकती थीं। कितनी औरतें उसके मर्दाना हुस्न को देखती ही रह गईं। मैडोना ने भी उसे देखा और सोचा, हाँ, ये मेरे म्यार का आदमी है, मगर है तो क्या करूं? अभी तो अपनी जान के लाले पड़े हैं, मैं यहां से किस तरह निकलूं? वो लेडी किलर रिंग में पहुंचकर अपने जिस्म से जंजीरें उतार रहा था। एक शख्स उसके करीब माइक लाकर पूछ रहा था, तुम मर्दों से मुकाबला करते हो और उन्हें शिकस्त देते हो? तुम्हारा नाम मैन किलर होना चाहिए, लेकिन तुम लेडी किलर क्यों कहलाते हो? वह खूबरू जवान अहमकाना अंदाज में चंद औरतों की तरफ देख रहा था। औरतें हंस रही थी। उसके इंस्ट्रक्टर ने उसके कान में कुछ कहा। वो माइक के सामने बोला, मुझको औरतें अच्छी लगती हैं। ऑल औरतें भी मुझ पर मलती हैं, इसलिए मैं लेडी किलर कहलाता हूं। उसकी बातें सुनकर लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मैडोना ने सोचा, ये बन रहा है, ये वाकई तोतलाकर बोलता है। इस तजस्सुस में वो उसके अंदर पहुंच गई। दूसरा पहलवान माइक छीनकर हंसते हुए कह रहा था, एक बड़े साइज के बच्चे को मेरे मुकाबले पर भेजा गया है। मैं इसे एक हाथ मारूंगा तो ये रो रो कर फीडर मांगेगा। उसकी बात खत्म होते ही लेडी किलर ने उसके सर पर एक हाथ मारा। उसके हाथ से माइक छूट गया। वह चकराकर डगमगाने लगा। फिर उसके मुंह पर एक हाथ पड़ा। वह लड़खड़ाकर पीछे गया, फिर रिंग के रस्से से टकराकर वापस आया। जवान ने उसे दोनों हाथों में उठाया, चारों तरफ घूमकर तमाशाइयों को देखा, फिर उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। हर तरफ तालियों का शोर गूंजने लगा। औरतें उछल उछल कर दाद दे रही थीं। रिंग के बाहर गिरने वाला 20 तक गिरने के बावजूद ना उठ सका। मुंसिफ ने लेडी किलर को फातेह करार दिया। मैडोना ने सोचा, ये मेरे काम का आदमी है, यही मुझे यहां से निकाल कर ले जाएगा। वो किसी हद तक उसके दिमाग को पड़ चुकी थी। पता चला वो जिस्मानी तौर पर जितना मजबूत था उतना ही दिमागी तौर पर कमजोर था, यानी बिल्कुल ही अहमक। उसके दो भाई उसे पहलवानों से लड़ाते थे और जीतने की सूरत में जो हजारों डॉलर मिलते खुद हड़प कर जाते। ऐसा अहमक शाहजोर मैडोना के लिए दर्द सर नहीं बन सकता था।
उसकी ख्यालख्वानी के दौरान दूसरा पहलवान उस जवान से लड़ने आया और उससे मार खा रहा था। मैडोना ने कई बार इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। एक बार उसने सोनिया से कहा, मादाम आपके पीछे मेरी जान है, मैं उसको किस करना चाहता हूँ। कम ऑन स्वीटी। सब लोग मैडोना को देखने लगे। लेडी किलर ने अपने मुकाबिल को दोनों हाथों में उठाकर सर से बुलंद करते हुए कहा, लोगों सुनो, जब से मैंने इस हसीना को देखा है तब से दीवाना हो गया हूं। मैं अभी तुम लोगों के सामने इस तला इसे बाजू में उठाऊंगा और यहां से ले जाऊंगा। वो मेरी जान है, मेरे साथ जुलूल जाएगी। ये कहकर उसने पहलवान को रिंग के बाहर फेंक दिया, फिर रस्सों को फलांग खुद बाहर आया। मैडोना ने घबराने और शर्माने की एक्टिंग करते हुए अपनी जगह से उठकर कहा, ओ गॉड, ये तो सचमुच मेरा दीवाना है, मुझे यहां से जाना चाहिए। वो दूसरी कितार से बाहर आई। लेडी किलर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। कितनी औरतें चीख रही थीं, उसे अपनी तरफ बुला रही थीं, लोग हंस रहे थे। लेडी किलर ने मैडोना को दोनों बाजू में उठा लिया, फिर स्टेडियम के हिस्से में अपने कैबिन की तरफ जाते हुए बोला, अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगा, आज से मैं पहलवान नहीं बस एक आशिक हूं। वहां के मुंतजमीन आला ने उसका रास्ता रोकते हुए मगर खौफ से पीछे हटते हुए कहा, मोसियो बिबला स्मिथ, प्लीज रिंग से बाहर ना हो। हमने तुम पर शर्त लगाई है, तुम जितनी कुश्ती जीतोगे हमें उतने ही $50,000 मिलेंगे। लेडी किलर का असल नाम बबला स्मिथ था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। मैडोना ने उसकी जुबान से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त और $50,000 से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके दोनों भाई रास्ते में आ गए, मगर वो भी पीछे हटते हुए बोले, बबला ये क्या कर रहे हो? तुम शेर और हाथी की खुराक खाते हो, कुछ कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ मोहब्बत करूंगा। एक भाई ने पूछा, तुम तुतला कर बोलते हो, अब ऐसी साफ बातें कैसे कर रहे हो? मैडोना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर उसकी जुबान से बोली, जब तक तुम दोनों भाई मुझे उल्लू बनाते रहे मैं उल्लू की तरह बोलता रहा, अब मैं आशिक हूं, आशिक की तरह बोल रहा हूं। तमाशाई शोर मचा रहे थे, नौजवान सीटियां बजा रहे थे। मैडोना उसके बाजू में मुस्कुरा रही थी, तमाशाइयों को देखकर हाथ हिला रही थी। औरतें अपने रुमाल और स्कार्फ बबला की तरफ उछाल रही थीं। कितने ही लोग हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। सोनिया ने किमी को मुस्कुराकर देखा। किमी ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, मादाम आप कमाल करती हैं। इसे यहां से जाने के लिए ऐसा ही कोई रास्ता इख्तियार करना था। वो आपके पीछे ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। यकीनन आपने यही सोचा होगा। नहीं, मैं समझ रही थी वो ख्यालख्वानी के जरिए 2-4 पहलवानों को खूंरेज और हलाकत खेज जंग पर आमादा करेगी। यहां भगदड़ मचेगी और वैसी भगदड़ का फायदा उठाकर चली जाएगी। ये कहते उसने सांस रोक ली। फिर सांस लेने पर दानियाल ने कोड वर्ड्स अदा किया। इसके बाद कहा, मादाम मैंने उस पुलिस ऑफिसर के दिमाग में रहकर बबला स्मिथ के दिमाग में भी जगह बना ली है। स्टेडियम के बाहर उसके दोनों भाई रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में उसने एक भाई की पिटाई कर दी, दूसरा सहमकर दूर चला गया। सोनिया ने कहा, तुम महज इतनी सी बात बताने नहीं आए हो? जी हाँ, मैं मालूम करना चाहता हूँ आप मैडोना को ढील क्यों दे रही हैं? फरहाद साहब तो किसी भी टेलीपैथी जाने वाले दुश्मन को फौरन ही खत्म कर देते हैं। फरहाद 2 दिन बाद तनवीमी अमल के असर से निकलेगा। उसे मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मैडोना जिंदा रहेगी। वो दूसरा ख्यालख्वानी करने वाला फरहाद बनकर उससे टकरा रहा है। दोनों टकराते रहेंगे तो वो दूसरा भी जल्दी हमारी नजरों में आ जाएगा। मादाम एक और सवाल की जुर्रत कर रहा हूं, आप मैडोना तक कैसे पहुंच गई? उसकी हमाकत से। पता नहीं वो क्यों बौखला गई थी और पेरिस छोड़कर जाना चाहती थी। उसने उल्टे सीधे मेकअप में तस्वीरें बनवाई, फिर पासपोर्ट के दफ्तर पहुंचकर फौरन नया पासपोर्ट बनवाने के लिए टेलीपैथी का सहारा लिया। वहां के 2 अफसरान का बयान है कि उन्होंने किसी इंक्वायरी के बगैर एक नई पासपोर्ट पर मोहर लगा दी थी और दस्तखत कर दिए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी अनजानी कुव्वत के ज़ेरे असर थे। उन्होंने इंटेलिजेंस वालों को रिपोर्ट दी। मैं अपनी नई बस्ती के सिलसिले में ज़रूरी काम से पेरिस आई हुई थी। मैंने इंटेलिजेंस के एक अफसर के साथ तफ्तीश की। मैडोना ने नए पासपोर्ट का फॉर्म पुर किया था। उसमें इस होटल का पता दर्ज था, उसका कमरा नंबर भी लिखा हुआ था। इसने सोचा था कि दूसरा दिन पेरिस छोड़ देगी। इसकी थोड़ी सी ख्यालख्वानी का इल्म किसी को नहीं होगा। पता नहीं वो किस चक्कर में आ गई थी। उसने पेरिस नहीं छोड़ा, अपना मेकअप भी उतार दिया। चोरी छुपे अपने कॉटेज की तरफ जाती थी और शायद ये मालूम करने की कोशिश करती थी कि कहीं उसका कॉटेज दुश्मनों की निगाहों में तो नहीं आ गया। हमारे जासूस ने सिर्फ एक बार उसे कॉटेज के पास देखा, फिर उस कॉटेज और होटल के कमरे की फ़ोन कॉलें रिकॉर्ड होने लगी। इस तरह हम पर इसकी हकीकत जाहिर हो गई। सोनिया ने ज़रा तवक्कुफ से कहा, इसमें हमारी जहानत का कोई दखल नहीं। मैडोना की बेसरोपा हरकतों और हमाकतों ने इसे जाहिर किया है। मादाम आपने मुझे तफसील से ये बात बताई, शुक्रिया। मैं बबला के पास जा रहा हूँ, कोई अहम बात होगी तो आपके पास आऊँगा। वह बबला उर्फ लेडी किलर के पास आ गया। मैडोना कार ड्राइव कर रही थी। बबला कह रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पहलवानों को उठाकर फेंकते फेंकते तुम्हें उठाकर ले आया। मैं अपने आप में नहीं था। हाँ, तुम अपने आप में नहीं थे, मेरे दीवाने हो गए थे। क्या मैं बहुत हसीन हूं? हाँ मगल, मैंने पहले किसी हसीना के साथ ऐसी हरकत नहीं की। मुझे ये हरकत पसंद आई है। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? नहीं, मैं बहुत खाता हूं। खाने के लिए कुश्ती लड़ना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बहुत दौलत है। तुम मेरी बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। मैं तुम्हें हर रोज़ $500 दिया करूंगी।
लोज $500? हाँ, शर्त यह है कि तुम भाइयों के पास वापस नहीं जाओगे। वो तुम्हें उल्लू बनाकर तुम्हारी कमाई पर ऐश करते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं सब जानती हूँ। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी तो तलाहट खत्म हो जाएगी। कैसे कलोगी? अब तुम बोलकर देखो। वो उसके दिमाग में पहुंच गई। उसकी जुबान से बोली, हाँ मैं बोल रहा हूं। आइंदा हरफ रे साफ तौर से अदा करूंगा। रे 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 रे। वो उसे रे बोलने पर मजबूर करती रही। वह बेख्तियार बोलता चला गया। कार अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी। वो उसके दिमाग से निकलकर ड्राइविंग की तरफ तवज्जो दे रही थी। चूंकि उसने जुबान को रे की अदायगी पर लगा दिया था, इसलिए वह साफ तौर से थोड़ी देर तक बोलता रहा। फिर उसने हैरत से कहा, मैं तो तलाता नहीं हूं, साफ बोल रहा हूं। क्या तुम जादूगर हो? हाँ, जादूगर हूं। जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे आदमी से उल्लू बना देती हूं। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मुझे बताओ तुम उल्लू कैसे बनाती हो? उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। फिर कहा, अकब नुमा आईने में देखो, तुम उल्लू बन चुके हो। ये कहती वो उसके दिमाग पर काबिज हो गई। बबला स्मिथ के दोनों हाथ सुकड़ गए, दीदे फैल गई। वो आईने में देख रहा था और सोच रहा था, हाँ मेरी आंखें उल्लू की तरह गोल और नाक नोकीली चोंच हो गई है। मैं तो बिल्कुल उल्लू दिखाई दे रहा हूं। नहीं, मैं उल्लू बनना नहीं चाहता। ऐ जादूगर हसीना, मुझे फिर से आदमी बना दे। मैं तेरी हर बात मानूंगा, तेरा वफादार बनकर रहूंगा। मैडोना ने उसकी आंखें बंद कराई, फिर उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उसने आंखें खोलकर आईने में देखा, फिर चेहरे को टटोल कर बोला, ओह थैंक्स गॉड, मैं फिर से आदमी बन गया हूं। तुम तो बड़ी खतरनाक हो। मैडोना ने घूर कर देखा। वो जल्दी से बोला, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं जादू जानती हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो शहर से बाहर आ गए हैं। क्या तुम्हें शहर से बाहर डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। उसने एक सराय के किनारे गाड़ी रोकी। वहां से सराय के अंदर आई और एक कमरा किराए पर लिया। मैडोना ने कहा, तुम जो खाना चाहो ऑर्डर दे दो। उसने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया तो सराय का मालिक और वेटर हैरत से उसका मुंह तकते गए और लिखते गए। उसने 10 सेहतमंद आदमियों का खाना तलब किया था। मैडोना ने 1 घंटे बाद खाना कमरे में पहुंचाने को कहा। फिर बाहर आकर अपनी कार लॉक करके उसके पास कमरे में आ गई। बिस्तर पर थके हुए अंदाज में गिर पड़ी। फिर बोली, मेरे अंदर एक शैतान है, मैं उसे भगाना चाहती हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करो। उसने हैरानी से पूछा, क्या मोहब्बत करने से शैतान भाग जाएगा? क्या मुझे नजर आएगा? वो कौन है, कैसा है? वो नजर नहीं आता, मगर मुझे दिन रात जलाता है। उस जलील कमीने का नाम है फरहाद। आओ मेरे पास आओ और उसे दूर तक भगाते जाओ। अजल से यह होता है कि इंसान शैतान को भगाना चाहता है, मगर शैतान इंसानियत को भगाकर दम लेता है। औरत को उस वक्त दुख होता है जब उसकी शर्म हया रुखसत होती है। मैडोना जिस मुआशरे की परवरदा थी, वहां शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। अलबत्ता अपने सेहतमंद और पुरशबाब जिस्म की कीमत का अंदाजा होता है। उसने बहुत अरसे तक अपने जिस्म को संभाल कर रखा था। उसे अपने आप से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए वो अपना आप किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। बहुत मजबूर होकर मुझसे निजात हासिल करने के लिए आज खुद को हारती जा रही थी और मुतमईन होती जा रही थी कि उसने मुझे जीत जाने का मौका नहीं दिया है। शहर से दूर एक सराय में रात गुजारने का मकसद कुछ और भी था। वो देखना चाहती थी सोनिया के मातियत उसका ताकुब करते हैं या नहीं। उसने सुपर मास्टर के खास मातियत से दिमागी राब्ता कायम करके कह दिया था, मुझसे कॉटेज के फ़ोन नंबर पर आइंदा राब्ता कायम न करना, मैं खुद तुम्हें मुखातिब किया करूंगी। फिर उसने सुपर मास्टर से कहा, आज मैंने सोनिया को करीब से देखा है। उसके साथ किम्मी कारमन भी थी। सोनिया ने स्टेडियम में एक मुख्तसर सी तकरीर की थी। उस तकरीर से पता चलता है कि वो मेरे मुतालिक कुछ मालूमात रखती है, मगर मुझे चेहरे से नहीं पहचानती। मैडोना ने स्टेडियम में पेश आने वाले वाकयात तफसील से बताए। सुपर मास्टर ने कहा, वह बहुत ही खतरनाक हद तक मकार है। तुम्हें बेनकाब करने के लिए ऐसी तकरीर कर रही थी। अगर वह तुम्हारी सूरत आशना होती तो तुम्हें जिंदा न छोड़ती। यह भी तो हो सकता है कि वो किसी खास मकसद के तहत मुझे ढील दे रही हो। बेशक हर पहलू से गौर करना चाहिए, लेकिन मकसद क्या हो सकता है? अगर हमारे पास दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला होता तो सोनिया उसे बेनकाब करने के लिए तुम्हें ढील देती रहती। उन्हें हमसे कुछ हासिल नहीं करना। वो टेलीपैथी की ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए पहली फुर्सत में तुम्हें ख़त्म करेगा और तुम्हारी कातिल होने का कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। हम उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। हर पहलू से जायजा लेने के बाद यही समझ में आता है कि वह तुम्हें सूरत से नहीं पहचानती और ना ही उसे तुम्हारे कॉटेज का इल्म है। फिर वो कैसे कह रही थी कि स्टेडियम में एक खूबसूरत पला बैठी हुई है और उसे सुपर मास्टर ने दुश्मनी के लिए एक्सपोर्ट किया है। सोनिया के मुतालिक ये बात सुनी जाती है कि उस पर बाबा फरीद वास्ती और दीगर बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं। वो अक्सर सच्ची पेशन गोइयां करती है और पेश आने वाले खतरात को महसूस कर लेती है। वो रूहानी कुव्वतों से तुम्हारी मौजूदगी को समझ गई, लेकिन तुम्हें पहचान न सकी। मेरा मशवरा है तुम्हें एहतियातन पेरिस छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो वो रूहानी कुव्वतों से तुम्हारे करीब पहुंच जाए। यही मुनासिब है। मैं अपने एक बॉडीगार्ड के साथ इटली जा रही हूँ। यह सफ़र कार में जारी रहेगा।
तुम मुझसे हर घंटे 2 घंटे बाद राब्ता कायम करती रहो। मेरे जहन में एक तदबीर है जिस पर अमल करके फरहाद को उसकी खुफिया पनाहगाह से बाहर आने पर मजबूर कर सकोगी। मैं ज़रूर अमल करूंगी। एक बार तुमने डमी जूली तैयार की थी, उसे ओनील मूरस की तन्हाई में भेजकर फरहाद की असलियत मालूम की थी। इस बार फिर एक डमी तैयार करो। जब तक फरहाद का पता मालूम नहीं होगा, मैं उस डमी को उसके पास कैसे भेजूंगी? अगर तुम किम्मी को ट्रैप करके कोमे में डाल दोगी और उसकी डमी को इस्तांबुल की गलियों और शाहराहों पर भटकाओगी, तो फरहाद उसकी आवारगी पर तजस्सुस में मुब्तला होकर किसी तरह उससे राब्ता कायम करेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। बहुत उम्दा तदबीर है। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए फरहाद की किसी भी महबूबा की डमी तैयार की जा सकती है। इसके लिए सिर्फ किम्मी का इंतखाब करो। फरहाद ऐसी औरत की तरफ ज्यादा माइल होता है जो उसे हासिल ना हुई हो। वो किम्मी में ज्यादा कशिश महसूस करेगा। उसे अपनी खुफिया पनाहगाह की तन्हाइयों में ले जाने के लिए जरूर बाहर निकलेगा। किम्मी को ट्रैप करना कुछ मुश्किल ना होता, लेकिन वह कमबख्त सोनिया के साथ है। अपने मातियत को उसकी निगरानी पर मामूर कर दो। तुम कार के जरिए जिस रास्ते पर इटली जा रही हो, उसी तरफ फ्रांस और इटली की सरहद के करीब सोनिया की नई बस्ती आबाद कर रही है। किम्मी वहां जरूर होगी। मैं किम्मी को ट्रैप करने की प्लानिंग कर रही हूं। यहां किम्मी का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसकी आवाज का कैसेट और वीडियो फिल्में भी हैं। मेरे खास आदमी इन चीजों की मदद से एक डमी तैयार करेंगे। तनवीमी अमल के जरिए उस डमी के दिमाग में किम्मी की तमाम खसूसियात नक्श कर दी जाएंगी। मैं परसों तक उस डमी को इस्तांबुल पहुंचा दूंगा। उसने अपने एक मातियत से राब्ता कायम किया, फिर कहा, इस शहर से फौरन निकलो। कार या ट्रेन के जरिए प्रोविंस के इलाके में पहुंचो। वहां तुम्हें मालूम होगा कि सोनिया नई बस्ती कहां आबाद कर रही है। तुम वहां सोनिया, किम्मी और उनके अहम साथियों की नजरों में ना आना, बल्कि तुम चुपचाप वहां के 2-4 आम आदमियों से मुलाकात करोगे। मैं तुम्हारे जरिए उनके दिमागों तक पहुंचूंगी। फिर तुम पेरिस वापस आ जाओगे। वो हदायत देकर दिमागी तौर पर हाजिर हुई। बबला पहलवान बिस्तर पर पहाड़ की तरह पड़ा था। उसके खराटों की आवाज पता नहीं सराय में कितनी दूर तक जा रही थी। वो बड़ी नफासत पसंद और नाजुक मिजाज थी। खराटों की बेहंगम आवाज उसके मिजाज पर गरां गुजरती। दिमाग में पहुंचकर उसकी आवाज को बंद कर सकती थी, लेकिन आज ये आवाज अच्छी लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे भारी भरकम दरिंदा कुर्रा रहा हो। वो चारों शाने चित लेटा हुआ था। मैडोना ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे ख्वाब में जलवा दिखाया। ऐसे जलवे देखकर आदमी नींद में भी हड़बड़ा जाता है। दरिंदे ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर करवट लेकर उसकी तरफ ढलक गया। वो सुबह 5 बजे बेदार हुई। उसने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील किया। बबला पहलवान गहरी नींद में था। मैडोना ने उसके दिमाग को दिन के 11 बजे बेदार होने की हदायत की। फिर वो अपना परस उठाकर कमरे से निकली, काउंटर पर आई और वहां का बिल अदा करते हुए कहा, मेरा साथी सो रहा है, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, वो अपनी मर्जी से उठकर जाएगा। वह सराय के बाहर आई, फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चल पड़ी। ख्यालख्वानी के जरिए पता चला कि उसका मातियत प्रोविंस की तरफ जाने के लिए अपनी कार में निकला था, मगर कार में खराबी पैदा हो गई थी। अब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ था। उसने कहा, मादाम, ये इटली की सरहद तक जाने वाली तेज रफ्तार ट्रेन है। मैं रात के 8 बजे तक प्रोविंस पहुंच जाऊंगा। मैं भी इतनी लंबी ड्राइव नहीं करूंगी, ट्रेन से जाऊंगी। मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास कैबिन रिजर्व कराओ। मैं 10 मिनट बाद मुखातिब करूंगी। उसने कार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दी। 10 मिनट के लिए इस्तांबुल पहुंच गई। वहां अपने आलेकारों से मेरे मुतल्लिक पूछती रही। वो लोग मुझे तलाश करने में अभी तक नाकाम रहे थे। मैडोना ने वापस आकर अपने मातियत से पूछा, क्या रिजर्वेशन हो गया? उसने जवाब दिया, मादाम, तमाम कैबिन रिजर्व हो चुके हैं। सिर्फ एक कैबिन में एक बर्थ खाली थी, मैंने उसे रिजर्व करा लिया है। अगर आप नहीं जाना चाहेंगी तो मैं टिकट वापस कर दूंगा। मैं जाऊंगी। क्या तुमने मालूम किया कि उस कैबिन की दूसरी बर्थ किसके नाम है? जी हाँ, किसी मिस्टर एटी का नाम मालूम हुआ है। यह कुछ अजीब सा नाम है। जी हाँ, इटली का बाशिंदा हो सकता है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हो तो कैबिन में जाकर देखो और उसे मुखातिब करो। मैं समझ गया, अभी जाता हूं। वो बुकिंग काउंटर से हटकर तेजी से चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर आया। वहां ट्रेन खड़ी हुई थी। वो उस बोगी में दाखिल हुआ जिसमें फर्स्ट क्लास कैबिन थे। उसने 6 नंबर कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। वो दरवाजा खुलकर अंदर आया। वहां कोई नहीं था। दूसरा मुसाफिर अभी नहीं आया था। मैडोना ने कहा, तुम वहीं इंतजार करो। मैं स्टेशन तक पहुंच गई हूं। कार पार्किंग एरिया में छोड़कर प्लेटफॉर्म पर ही रहूंगी। जब तक दूसरे मुसाफिर को समझ नहीं लूंगी, कैबिन में नहीं आऊंगी। वो कैबिन में बैठकर इंतजार करने लगा। मैडोना प्लेटफॉर्म पर टहलती रही। 20 मिनट बाद ट्रेन को चलने का सिग्नल मिल गया। वो तेजी से चलती हुई अपने कैबिन के पास आई। उसके मातियत ने टिकट उसके हवाले करते हुए कहा, दूसरे मुसाफिर का कोई पता नहीं है, मैं अपने कंपार्टमेंट में जा रहा हूं। वो चला गया। मैडोना कैबिन में आई। अपने बैग को एक तरफ रखकर आराम से बर्थ पर बैठ गई। खिड़की के पार गुजरते हुए मनाजिर को देखते हुए सोचने लगी, किमी को कितने तरीकों से फांसा जा सकता है। उसके मातियत के पास मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात थीं। जरूरत के मुताबिक किमी को बेहोश करके या गहरी नींद सुलाकर अगवा किया जा सकता था, या फिर एसाब कमजोर करके उसके दिमाग पर कब्जा जमाया जा सकता था।
अगर वो किसी तरह काबू में ना आती तो उसे गोली मारकर उसकी लाश गायब की जा सकती थी। ट्रेन शहर की हदूद से निकल आई थी। एक मुज़ाफ़ाती स्टेशन पर रुके बगैर तेज रफ्तारी से दौड़ती जा रही थी। वो एक्सप्रेस ट्रेन थी। सरहद तक चंद बड़े शहरों के स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन अगला स्टेशन आने से पहले उसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। मैडोना खिड़की के बाहर देख रही थी। एक बहुत बड़े किले की दीवार नजर आ रही थी। इस दीवार पर जगह जगह लिखा हुआ था, खबरदार, इन दीवारों के ऊपर चारों तरफ बिजली के नादीदा तार हैं, मौत से दूर रहो। मैडोना ने सोचती हुई नजरों से इन दीवारों को देखा। वह कोई बहुत ही जदीद तर्ज का किला था। उसे याद आया कि वह ऐसे एक किले के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुकी है। उसके सोचने के दौरान ही तस्दीक हो गई। अब किले का सदर दरवाजा नजर आ रहा था। इस दरवाजे को और वहां के आसपास के इंतजामात को देखकर समझ में आता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वहां दाखिल होने वालों की शनाख्त करने, दरवाजा खोलने और बंद करने के तमाम इंतजामात किए गए होंगे। सदर दरवाजे की बुलंदी पर बाबा फरीद वास्ती मरहूम का नाम पढ़कर वह जरा सीधी बैठ गई। ट्रेन पटरियां बदलती जा रही थी। एक छोटा सा स्टेशन आ रहा था। वो ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती थी, लेकिन सिग्नल ना मिले तो रुकना पड़ता था। वो रुक गई। प्लेटफॉर्म वीरान था। सिर्फ एक मुसाफिर दूर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सर पर हैट झुका हुआ था। ओवरकोट के कॉलर खड़े हुए थे। हाथ में एक अटैची थी। वो ट्रेन में सवार हो गया। मैडोना देख ना सकी कि वो किस कंपार्टमेंट में गया है, क्योंकि खिड़की का शीशा उठाया नहीं जा सकता था। ट्रेन चल पड़ी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दूसरे मुसाफिर के इंतजार में उसे अंदर से बंद नहीं किया था। बाहर से हैंडल पर दबाव डाला गया तो दरवाजा खुल गया। एक दराज कद खूबरू जवान नजर आया। ओवरकोट में पहाड़ जैसा लग रहा था। चेहरे पर बला की मर्दाना कशिश थी। वो शायद उसे देखती रह जाती, लेकिन आने वाले ने उसे नागवारी से देखा तो वो गुस्से से खिड़की की तरफ देखने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई उसके हुस्न शबाब को नागवारी से भी देख सकता है। उसने रस्मन हेलो या हाय नहीं कहा था। मुसाफिर एक दूसरे से मुतारिफ होते हैं। उसने तारुफ जरूरी नहीं समझा। हैट और अटैची रखने और ओवरकोट उतारने के बाद नेकटाई और कोट उतारकर खूंटी से लटका रहा था। मैडोना ने कनखियों से देखा। उसकी पोश्त नजर आ रही थी। वो टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा था। फिर वह दरवाजा बंद हो गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। सोचने लगी, मैं क्यों उसे देख रही थी। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, मैं तजस्सुस में हूं। मालूम करना चाहती हूं मेरा हमसफर कौन है। एक बार इसकी आवाज सुन लूं या आंखों में आंखें डालकर दिमाग में पहुंच जाऊं तो इत्मीनान हासिल होगा। फिर उसने दिमाग को समझाया, यह जवान ऐसे स्टेशन से सवार हुआ है जो बाबा साहब के इदारे के करीब है। इसके दिमाग में जाने की हमाकत नहीं करना चाहिए। अगर ये इदारे से ताल्लुक रखता है तो योगा का माहिर हो सकता है।